हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पर। इस क्लास में हम लोग बेटा ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर एक पर्टिकुलर नया चैप्टर है जिसको स्टार्ट करेंगे, है ना। बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। जो भी सवाल हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जो भी थ्योरी हम यहाँ डिस्कस करेंगे, बोर्ड के पेपर में सारी चीजें वहीं से पूछी जाती है, राइट। तो हर एक बच्चा अगर ध्यान से इस लेक्चर को सुन ले तो पेपर में आने वाला सवाल उसका डेफिनेटली बन जाएगा, राइट। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज ये है कि बेटा चैप्टर बहुत ही छोटा है, तो कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसे निपटा दे और हम आगे वाले चैप्टर पे बढ़ जाएं, राइट। तो यार इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हमें थोड़ा सा नेचर ऑफ लाइट समझना है कि लाइट जो है उसका नेचर क्या है। अभी मैं पीछे वाले चैप्टर्स को लिंक करूंगा थोड़ा थोड़ा। वेव ऑप्टिक्स आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, कई लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, राइट। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या चीज है। इसका सवाल जरूर आता है पेपर में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये दो ही चीजें हैं इस चैप्टर में। उसके अलावा एक डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है, उसकी चर्चा करेंगे। इन तीन चीजों में पूरा चैप्टर जो है बेटा खत्म हो जाता है। इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है ये समझेंगे, आइंस्टीन रिलेशन क्या था उसे समझेंगे, है ना। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज भी मिला था इस पर्टिकुलर चीज के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के इक्वेशंस के लिए। और उसके अलावा बेटा हम लोग जो क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल्स जो पूछे जाते हैं वो करेंगे, राइट। बहुत ज्यादा लेवल में डिफरेंस नहीं होता है, चाहे मैं बात करूं नीट की, चाहे जेई की और चाहे बोर्ड्स के एग्जाम की। यहाँ थ्योरी बहुत सिंपल है और सवाल भी बहुत हल्के ही आते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को यहाँ तक की कहानी क्लियर है। तो बेटा थोड़ा सा ना नेचर ऑफ लाइट पे प्रकाश डाल लेते हैं, लाइट पे लाइट डालते हैं थोड़ी थोड़ी और शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर की, ठीक। यार आप लोगों ने पिछला जो चैप्टर है ना, मैं नाम लिख के बता देता हूं, वेव ऑप्टिक्स, ये पढ़ा होगा सभी लोगों ने। जिन्होंने नहीं पढ़ा है बेटा उनको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। वेव ऑप्टिक्स में हम बेटा लाइट के वेव नेचर की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं? वेव नेचर ऑफ लाइट। कि लाइट जो है वो एक वेव है। क्यों वेव है, कैसे पता चला कि भैया वेव है लाइट? लाइट इसलिए वेव है क्योंकि वेव जिन फिनोमिनास को दर्शाती है ना, लाइट भी उन फिनोमिनास को दर्शाती है। मतलब कि वेव जो है वो इंटरफेरेंस दिखा सकती है, नहीं दिखा सकती? इंटरफेरेंस दिखा सकती है ना। अरे वेव जो है वो इंटरफेयर कर सकती है, हमने 11वीं क्लास में पढ़ा है, साउंड वेव इंटरफेयर करती हैं। स्ट्रिंग पे अगर हम रस्सी पे कोई वेव चला दें साइमल्टेनियसली तो वो इंटरफेयर करती है ना। कहीं एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, कहीं मिनिमम, है ना, इस तरह से, कहीं जीरो आ जाता है, इस तरह से। तो वेव्स जो है वो इंटरफेयर करती हैं। हमने वेव ऑप्टिक्स में देखा लाइट जो है वो भी इंटरफेयर करती है। अगर वेव की प्रॉपर्टी है कि वो इंटरफेयर कर सकती है ना, वेव की क्या प्रॉपर्टी कि वो इंटरफेयर कर सकती है, तो जो जो चीजें इंटरफेयर करेंगी उनको हम वेव बोलेंगे। तो लाइट ने इंटरफेयर किया तो भैया लाइट को हमने वेव बोल दिया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात थी। तो हमने ये पढ़ा लास्ट चैप्टर में कि लाइट जो है वो एक वेव है। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि लाइट जो है वो एक पार्टिकल भी है, लाइट में पार्टिकल्स भी हैं, ठीक है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ड्यूअल नेचर की वेव भी है और पार्टिकल भी। और ये डिपेंड करता है किस चीज पे? ये डिपेंड करता है कि हम क्या देख पा रहे हैं, हम कौन सा फिनोमेना जिसे देख पा रहे हैं। अगर हम लाइट का वेव नेचर देख पाते हैं तो हम बोलते हैं कि लाइट जो है वो एक वेव है। और अगर हम लाइट का पार्टिकल फिनोमेना देख पाते हैं तो हम कहते हैं लाइट एक पार्टिकल भी है। और अगर दोनों ही चीजें हम देख पा रहे हैं तो हम बोलेंगे कि भाई हमने वेव भी देख लिया, हमने पार्टिकल नेचर भी देख लिया। तो लाइट जो है वो ना तो वेव है ना एक पार्टिकल है, वो ड्यूअल नेचर को पोजेस करती है ना। अभी सबसे बड़ी जो स्टडी चल रही है ना फिजिक्स के फील्ड में, अगर मैं आपको बताऊं ना, साइंटिस्ट जो सबसे ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे और लाइट पे ही कर रहे हैं। और इनका बहुत गहरा रिलेशन है, वो आने वाले चैप्टर्स में भी हमें पता चल जाएगा, एटम्स और न्यूक्लियाई में, राइट। तो स्टार्टिंग हुई भाई साहब लाइट की स्टडी की न्यूटन भैया से। अरे न्यूटन आपको पता बहुत तोड़ो इंसान थे अपने टाइम के, सबसे मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, क्या मतलब द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट बोलो उनको, अब तक आप बोल सकते हो, ठीक। जब कुछ नहीं होता था तब न्यूटन बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेरिमेंट्स करते थे और बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरीज उन्होंने की हैं। बहुत सारी तगड़ी तगड़ी इन्वेंशन उन्होंने अपने खुद के अकेले के दम पे की, राइट। ग्रेविटेशन का लॉ हो गया और लॉज ऑफ मोशन हो गए, बहुत सारी चीजें, ठीक। उस पर मैं नहीं जाऊंगा अभी। चैप्टर पे स्ट्रिक्ट करते हैं चीजों को, है ना, कहानी को जो है चैप्टर की तरफ लेके बढ़ते हैं। न्यूटन भाई साहब जो थे उन्होंने कहा कि लाइट एक पार्टिकल है और जो पार्टिकल्स हैं इनको कॉर्पस्क्यूल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉर्पस्क्यूल्स, ठीक है। और उन्होंने ऐसे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वगैरह के फिनोमिना जो हैं उन सबको प्रूव भी किया। ये चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कहानी है जिसे मैं लिंक कर रहा हूं,
कि लाइट जो है उसके बारे में कैसे कैसे डिस्कशन हिस्ट्री में रहे हैं। तो न्यूटन पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला कि लाइट एक पार्टिकल है। अब उस समय में न्यूटन की इमेज ऐसी थी, आप मान के मतलब आप समझ नहीं पाओगे कि कैसी थी, इतनी भयंकर इमेज थी। ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना, आज के टाइम जैसे इलोन मस्क कुछ भी बोलता है तो कुछ ना कुछ बवाल खड़ा हो जाता है, वैसा टाइप से। बट न्यूटन की थोड़ी ऑपोजिट वे में थी, वो जो बोलते थे लोग उसे मान लेते थे, बट हाँ इन्फ्लुएंस बहुत था उनका पूरी दुनिया पे कि भाई न्यूटन ने कहा है तो सही बात है। तो न्यूटन ने बोला कि लाइट जो है पार्टिकल से मिलकर बनी हुई जिनको कहा जाता है कॉर्पस्किल्स। तो भाई सारी दुनिया ने मान लिया, न्यूटन बोल रहा है, कैसे नहीं मानेंगे, न्यूटन से ज्यादा इज्जतदार और न्यूटन से ज्यादा स्मार्ट आदमी उस टाइम में था भी नहीं कोई, लड़की भी नहीं थी, आदमी नहीं सिर्फ, ठीक है, मतलब कोई था ही नहीं इस दुनिया में जो न्यूटन के स्टेटमेंट को ओवरटेक कर पाए। तो भाई सबने मान लिया कि जो लाइट है वो एक पार्टिकल है। ये तो कहानी रही बेटा न्यूटन के टाइम की। फिर एक भाई साहब आए जिनका नाम था हॉयंस, है ना, डच नेम आई थिंक, हॉयंस बोलते हैं, हाइगन भी आप लोगों ने हिंदी में लिखा हुआ हाइगन आता है, हॉयंस बोलो हाइगन बोलो एक ही बात है, मतलब लिखा ऐसे जाएगा HUYGEN, ठीक है। तो इन्होंने ना वेव फ्रंट बेटा वेव के होते हैं जो लास्ट चैप्टर में आपने पढ़े वेव ऑप्टिक्स में, उन्होंने ये बताया कि वेव्स जो है उनके वेव फ्रंट बनते हैं, ठीक है, और वेव फ्रंट से हम वेव बना सकते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, बिल्कुल सिंपल सी बात है। वो आर्क वार्क लगा के टाइम का वो सारी पिछले चैप्टर की कहानी, उसे भी मैं यहाँ इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। हाइगन ने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, जो कि लाइट दिखाती है, हमें पता है, हम किसी भी चीज को देख पा रहे हैं क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे पड़ रही है, सिंपल सी बात, और आंखों में लगे हुए लेंस। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों चीजें वेव फ्रंट से हाइगन ने प्रूव कर दी। अब भाई हाइगन ने प्रूव तो कर दी, हाइगन ने बोला कि यार लाइट जो है ना एक वेव है, क्योंकि वेव फ्रंट वेव के बनते हैं, और अगर वेव फ्रंट बन रहे हैं और वेव फ्रंट के फिनोमिना से मैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के फिनोमिना को एक्सप्लेन कर पा रहा हूं, तो मेरी बात मानो भाइयों, लाइट जो है एक वेव है। हाइगन पहला बंदा था जिसने क्या किया, न्यूटन की स्टेटमेंट के अगेंस्ट गया। लोग बोले पागल हो रहा है क्या तू, न्यूटन ने बोला पार्टिकल है, तू सोच नहीं पा रहा है अभी, तूने वेव फ्रंट बना लिए, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, तूने वेव फ्रंट से रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को प्रूव भी कर दिया, चलो हमने भी पढ़ लिया 12वीं क्लास में वेव ऑप्टिक्स में, ठीक है, लेकिन कोई बहुत ही गहरी चीज है जो न्यूटन बता के गया है, तू समझ नहीं पा रहा उस चीज को, तेरा दिमाग पहुंच नहीं पा रहा वहां तक। हाइगन ने बोला भाई देख मेरे को नहीं पता, मेरे को इतना पता है कि लाइट पार्टिकल तो नहीं है, क्योंकि जो फिनोमिना मैंने एक्सप्लेन किया ना वो वेव ही कर सकती है। तो हाइगन अपनी बात पे अड़ा रहा, लोगों ने कहा भाई बेवकूफ है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो छोड़ो इसको और आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेगी कहानी। अब मैक्सवेल आए, है ना, ये ऑस्ट्रेलिया वाला ग्लेन मैक्सवेल नहीं है ना, साइंटिस्ट है मैक्सवेल, बहुत ही रेवोल्यूशनरी इक्वेशंस दी थी इन्होंने, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी पढ़ा होगा। तो इन्होंने बताया कि लाइट जो है वो यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, मतलब एक पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ठीक है। तो इन्होंने सपोर्ट किया इस चीज को कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है जिसे हम विजिबल लाइट बोलते हैं, तो लाइट जो है एक वेव है, और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के साथ में इस चीज को और अपनी थ्योरी से इस चीज को प्रूव भी कर दिया था। अब लोगों का थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लग गया था किस चीज की तरफ, कि यार लाइट, देखो हाइगन भी बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था क्योंकि न्यूटन पहले बोल गया था कि लाइट एक पार्टिकल है। लेकिन फिर हाइगन के सपोर्ट में आया एक बंदा मैक्सवेल। मैक्सवेल ने बोला यार देखो हाइगन का पता नहीं मुझे तुम क्या समझते हो उसके बारे में, लेकिन मैं भी एक तोड़ू इंसान हूं, मैंने भी बहुत तगड़ी तगड़ी रिसर्च कर ली है, और आज के जमाने में मैं ये बोल रहा हूं कि लाइट जो है वो एक वेव है। अब लोगों ने मानना स्टार्ट किया कि लाइट जो है वो एक वेव है, छोटी छोटी बातें लिखी हुई ऐसी लिखी हुई, इनका मतलब नहीं है, वो मैं जो बता रहा हूं वो वही चीजें हैं। तो साइंटिस्ट स्टार्टेड बिलीविंग दैट लाइट इज अ वेव। फिर एक और मामला बदला। क्या मामला बदला बेटा? मामला आया फिर मैक्स प्लैंक की थ्योरी का, ठीक है। एक और साइंटिस्ट थे अपने, मैक्स प्लैंक नाम था उनका, और उन्होंने बेटा अपनी क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट दी, जिसमें उन्होंने ये बताया, क्या बताया, मैक्स प्लैंक की बात कर रहा हूं, इस पे मत जाओ डे ब्रोगली पे। मैक्स प्लैंक ने बताया क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट में कि जो लाइट है बेटा वो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स को कंटेन करती है ना, जिनको अपन पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो उन्होंने बेटा फिर वहां पे पार्टिकल अगेन बोल दिया। तो बहुत होश पोश चलता रहा, चीजें ऐसे उथल पुथल होती रही, सबने, किसी ने लाइट को वेव बोला, किसी ने लाइट को पार्टिकल बोला ना, ऐसे ही चलती रही चीजें, और ऐसे हमेशा चलती रहेंगी। एक बंदा आया था डी ब्रोगली, इसने कहा कि लाइट एक वेव भी है और लाइट एक पार्टिकल भी है, लाइट एक वेव भी है, लाइट एक पार्टिकल भी है। और इस चैप्टर में ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी मैं बस इसकी हाइपोथेसिस को बताऊंगा, अगले लेक्चर में जब हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सपेरिमेंटल स्टडी पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं डी ब्रोगली की
पूरी इक्वेशंस बताऊंगा, फोटोन की पूरी इक्वेशंस बताऊंगा, एनर्जी की, मोमेंटम की, और उसके बाद इस पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी होगी, है ना, कोई गैस मॉलिक्यूल की वेवलेंथ कितनी होगी, वो सारी चीजें अपन लोग करेंगे। ठीक, अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना कि डी ब्रोगली पहला बंदा है जिसने बोला कि लाइट जो है वो दोनों चीजों को क्या कर रही है, कंसिस्ट कर रही है। और इन्होंने लाइट के पार्टिकल नेचर को लाइट के वेव नेचर से रिलेट करके दिया। क्या बेटा, पार्टिकल नेचर को वेव नेचर से रिलेट किया। ठीक है, पार्टिकल नेचर का मतलब क्या है, पार्टिकल नेचर का मतलब यह है बेटा कि अगर किसी पार्टिकल के पास में एनर्जी है या मोमेंटम है, ठीक है, पार्टिकल नेचर को दिखाने वाली चीजें हैं एनर्जी या मोमेंटम। ठीक है, तो इसको आप मोमेंटम लिख लो या एनर्जी लिख लो। पार्टिकल नेचर को दिखाने वाली चीजें मोमेंटम, एनर्जी, है ना, ठीक है भैया। और वेव नेचर को दिखाने वाली चीजें हैं वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अरे वेव की वेवलेंथ होती है ना और वेव की फ्रीक्वेंसी होती है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो लाइट है, ठीक है, उसके अंदर जो फोटोन होते हैं छोटे छोटे, अभी फोटोन पे भी आऊंगा, ठीक है, उनकी वेवलेंथ, और मतलब लाइट की वेवलेंथ बेसिकली, और लाइट की एनर्जी या लाइट के मोमेंटम को इन्होंने क्या कर दिया बेटा, रिलेट कर दिया। और रिलेट कैसे किया, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। ठीक है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, पी क्या है, मोमेंटम है। लैम्डा क्या है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है लाइट की, अरे वेवलेंथ पता है ना क्या होती है, और पी क्या है बेटा, मोमेंटम ऑफ लाइट है। मोमेंटम लाइट जो लेके आ रही है अपने साथ में, फोटोन्स जो लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो यार देखो, लैम्डा जो है वो वेव नेचर को प्रदर्शित करने वाला एक फैक्टर है, और पी जो है, मोमेंटम जो है ना, वो पार्टिकल नेचर को प्रदर्शित करने वाला एक फैक्टर है। तो बेटा जब आप किसी इक्वेशन में, मतलब उन्होंने एक ऐसी इक्वेशन दी जिसमें उन्होंने पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को दोनों को क्या कर दिया बेटा, एक साथ कंबाइन कर दिया। काफी रिवोल्यूशनरी इक्वेशन थी, देखो डिबेट ही खत्म कर दी उन्होंने कि लाइट कोई बोल रहा है पार्टिकल है, कोई बोल रहा है वेव है, उन्होंने बोला भाई दोनों है, भाई दोनों है। ठीक है, अब डिपेंड करेगा कि मोमेंटम कितना है किसी भी चीज का, मतलब इवन मैटर भी पार्टिकल और वेव, मैं भी, साइंटिस्ट ने बोला था, आइंस्टाइन ने बोला था, आइंस्टाइन ने, मैं हूं ना, मेरी भी वेवलेंथ है, मैं भी एक क्या हूं बेटा, वेव भी हूं और पार्टिकल भी हूं। लेकिन आप लोग मेरा पार्टिकल नेचर जो है उससे देख पा रहे हो, ऑब्जर्व कर पा रहे हो, आपको मेरा वेव नेचर दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मेरी वेवलेंथ इतनी छोटी है कि उसे ब्रह्मांड में कोई ताकत देख ही नहीं सकती है। वो आगे देखेंगे कि मैं भागूंगा, मैं 70 किलो का इंसान, मैं भागूंगा कितनी स्पीड से, मतलब कोई भी एक स्पीड ले लेंगे कि 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, तो मैं मेरी वेवलेंथ निकालूंगा तो आपको पता चलेगा कि भाई साहब वेवलेंथ जो आ रही है वो कितनी छोटी है। तो उसको देख पाना बहुत ही मतलब असंभव है लगभग, ठीक है, बहुत मुश्किल है। तो आप लोगों को मेरा पार्टिकल नेचर दिख रहा है ना, तो बेटा जो मैटर वेव इसे कहेंगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। तो पार्टिकल जो है, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो बेटा वेव भी हैं और क्या है, पार्टिकल भी है। ऐसे लाइट जो है वो भी वेव भी है और पार्टिकल भी है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा फिनोमेना ऑब्जर्व कर रहे हैं इस चीज के ऊपर, या हम किस चीज को ऑब्जर्व कर पाते हैं इस चीज के ऊपर। यहां जो h है वो प्लैंक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10 टू पावर -34। ठीक है, अगर आप लोग लगाओगे तो जूल बाय सेकंड आ जाएगा, जूल पर सेकंड आ जाएगा, है ना। यूनिट इसकी देख लेना सही लिखा है क्या, जूल पर सेकंड। खैर यहां तक की बात आप सभी लोगों को समझ में आनी चाहिए कि बेटा पहला बंदा जो आया दुनिया में जिसने ये बोला कि लाइट जो है वो डुअल नेचर रखती है, जिसमें उसने लाइट के वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों को रिलेट करके दिया, वो बंदा था डी ब्रोगली। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक, अच्छा अब थोड़ी सी चर्चा हम लोगों को ना फोटोन की करनी है। किसकी करनी है, फोटोन की। लाइट जो है ना उसमें छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं एनर्जी के, उनको कहा जाता है क्वांटा। ठीक है, लाइट जो है उसमें छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट होते हैं, क्योंकि लाइट में बेटा एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी उन पैकेट्स के फॉर्म में आती है हमारे तक। लाइट में एनर्जी होती है, ऑब्वियस सी बात है। तो वो जो छोटे छोटे पैकेट है उनको कहते हैं हम लोग क्वांटा, उनमें होते हैं फोटोन्स। क्या होते हैं बेटा, फोटोन। फोटोन जो है, ठीक है, उसकी एनर्जी को बताया, उसकी एनर्जी को बताया गया, कैसे बताया गया, E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, क्या बेटा, E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। E क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ आ फोटोन। ठीक है, फोटोन क्या होते हैं बेटा, पता है ना, लाइट के अंदर छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स। ठीक है,
और c जो है स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। और साथ में लैम्डा जो है वेवलेंथ ऑफ लाइट है, क्या है बेटा, वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है वो सारे क्लियर करते चलना। और उसके साथ ही कुछ रह गया है क्या, h अभी अभी बताया था प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक, सिंपल सी कहानी। ये E है ना, ये एक फोटोन की एनर्जी है। जैसे मान लो कोई लाइट वेव आ रही है, कोई लाइट आ रही है, उस लाइट की वेवलेंथ आपको पता है, तो उस लाइट में जो फोटोन आ रहा है ना उसकी एनर्जी आप लिख सकते हो hc अपॉन लैम्डा से। h एक कांस्टेंट है, c एक कांस्टेंट है, लैम्डा लाइट की वेवलेंथ पता है तो आप फोटोन की एनर्जी लिख सकते हो, ठीक है। अब आप सभी लोगों को पता होगा स्पीड अपॉन वेवलेंथ को हम फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, तो इस इक्वेशन को हम h इंटू एफ से भी दिखा सकते हैं। मतलब कोई लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको पता है, कोई वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको पता है, तो उसमें जो फोटोन बैठा होगा उसकी एनर्जी आप लिख सकते हो। एक फोटोन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, एक फोटोन की बात हो रही है। बहुत सिंपल सी चीज है भाई, कोई लाइट वेव है उसके अंदर फोटोन्स आ रहे हैं और वेव की मैंने आपको जो वेवलेंथ है वो दे रखी है, तो आप क्या करोगे hc अपॉन लैम्डा कर दोगे, आपके पास में फोटोन की एनर्जी आ जाएगी। या आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो h की वैल्यू पता है ना 6.62 into 10 to power minus 34, उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास एक फोटोन की एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो लाइट में जो एनर्जी लेके आ रहे हैं वो कौन लेके आ रहे हैं, फोटोन लेके आ रहे हैं। कौन लेके आ रहे हैं बेटा, फोटोन लेके आ रहे हैं। ये सर फोटोन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बट यहां तक की बात आई होप आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी कि लाइट जो है उसमें जो भी एनर्जी आ रही है उस एनर्जी को लेके आ रहे हैं फोटोन। अगर टोटल एनर्जी हमें काउंट करनी है कि कितनी आ रही है, तो भाई हमको टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने पड़ेंगे। किसी भी जैसे मान लो मैं यहाँ हाथ रख लेता हूँ और मैं यहाँ लाइट के आगे अपना हाथ रख लेता हूँ और मैं पूछता हूँ कि मेरे हाथ पे कितनी एनर्जी आ रही है, क्या पूछूंगा मैं, हाथ पे कितनी एनर्जी आ रही है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे हाथ पे कितने फोटोन आ रहे हैं। वेवलेंथ तो मुझे पता है लाइट की, जो भी लाइट जल रही है, जैसे लाल लाइट जल रही है तो मैं उसकी वेवलेंथ का कंसीडर कर लूंगा, उस वेवलेंथ को यहाँ पे रख दूंगा। जैसे उस वेवलेंथ को मैं यहाँ पे रखूंगा मेरे पास एक फोटोन की एनर्जी आ रही है पता चल जाएगी, है ना। अगर मुझे ये पता चल जाए कि टोटल कितने फोटोन आ रहे हैं तो मैं बता दूंगा मेरे हाथ पे कितनी एनर्जी गिर रही है। बहुत सिंपल सी बात, राइट। अब थोड़ा सा ना फोटोन के बारे में चर्चा कर लेते हैं यार। फोटोन तो पता चल गया ना, एनर्जी का पैकेट आ रहा है आपके पास में, है ना, लाइट के अंदर, अपन उसको फोटोन नाम दे रहे हैं, बहुत सिंपल सी बात। अब हम लोग फोटोन की प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। क्या चर्चा कर लेते हैं बेटा, फोटोन की प्रॉपर्टीज को चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। एनर्जी ऑफ अ फोटोन अभी अभी बताई मैंने आप लोगों को, एनर्जी ऑफ अ फोटोन जो है वो होती है एच सी अपॉन लैम्डा या h इंटू एफ। एफ फ्रीक्वेंसी, h प्लैंक कांस्टेंट है, c जो है बेटा वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और लैम्डा वेवलेंथ है, ठीक है। अब रेस्ट मास जो होता है फोटोन का, फोटोन इज जीरो। मतलब ये बेटा यहां मैं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा कि सर ये मतलब कैसे कि कोई चीज चल रही है तो उसका मास कुछ कंसीडर किया जा रहा है, रेस्ट मास जीरो ऐसा, है ना बेटा। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टीन ने दी थी, हमारे खैर सिलेबस में ऐसा कोई मतलब टर्म यूज नहीं किया गया, हमें बस ये बताया गया कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन जो है वो जीरो है। फोटोन का हमें रेस्ट मास जो है वो जीरो कंसीडर करना है, ठीक है। क्या है कि चीजें जब मूव करती हैं बहुत ज्यादा स्पीड से, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के क्लोज जब पहुंच जाती हैं तो उनका मास जो है वो चेंज होने लग जाता है ना। मतलब जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, वेरी करती है, जैसे जैसे किसी पार्टिकल की स्पीड वेरी करती है वैसे वैसे उसका मास भी वेरी करता है। देखो मास, अभी तक हमने पढ़ा मास कभी चेंज नहीं होता, मास चेंज होता है लेकिन डिपेंड इस चीज पे करता है कि आप किस स्पीड से चल रहे हो। हम जिस स्पीड से चलते हैं ना उस स्पीड पे मास में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है। लेकिन हाँ, आइंस्टीन ने बाद में जब क्वांटम मैकेनिक्स को अंडरस्टैंड किया और उसके साथ बहुत सारी थ्योरीज उन्होंने दी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में उन्होंने बताया कि जब आप एक बहुत ज्यादा तेज स्पीड को अचीव कर लेते हैं तो आपका जो मास है वो चेंज हो सकता है। और उन्होंने फिर फॉर्मूला भी दिया, खैर वो हमारे चैप्टर का पार्ट नहीं है इसलिए मैंने बस ऐसे ही बता दिया आप लोगों को, ठीक है, कि जो रेस्ट मास है फोटोन का वो कितना होता है बेटा, जीरो होता है। उसके अलावा देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन कंजर्वेशन। फोटोन कंजर्वेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब ये है कि जैसे किसी जगह पे 100 फोटोन आए
तो 100 ही रहेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, फोटोन आए वो एब्जॉर्ब हो सकते हैं, मतलब बहुत सिंपल सी बात है। कंजर्वेशन आप सभी लोगों को टर्म समझ में आते हुए आपने आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कंजर्व किया होगा, बट फोटोन के लिए ये कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता है, ठीक है। फोटोन ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट। अरे लाइट में ही तो बैठ के आ रहे हैं, तो उसी स्पीड से चलेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट पे क्या होता है बेटा, ये फोटोन जो है मतलब स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रैवल करते हैं। ये छोटे छोटे 4 पॉइंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन आपसे पूछ ले तो आप बता सकते हो। अब देखो फोटोन की एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करती है, पॉइंट लिखवाने वाला नहीं क्योंकि मैं पहले ही लिखवा चुका हूं। फोटोन की एनर्जी डिपेंड करती है लाइट की फ्रीक्वेंसी पे और लाइट की वेवलेंथ पे। फोटोन की एनर्जी सिर्फ 2 ही चीजों पे डिपेंड कर सकती है, फ्रीक्वेंसी पे और वेवलेंथ पे। वैसे दोनों ही रिलेटेड है, सी अपॉन लैम्बडा को ही हमने फ्रीक्वेंसी लिखा है, या एफ को सी अपॉन लैम्बडा लिख सकता हूं मैं, है ना। फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकता हूं, स्पीड अपॉन वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी को सी अपॉन लैम्बडा लिखा है मैंने। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि जो फोटोन है उसकी एनर्जी, एक फोटोन है उसकी एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ लाइट की फ्रीक्वेंसी पे। और सारे फोटोन्स की एनर्जी सेम होगी, ऐसा नहीं कि लाइट में जो भी फोटोन है उनकी किसी की एनर्जी कम है, किसी की ज्यादा है, किसी की कम है, किसी की ज्यादा। सारे के सारे फोटोन्स जो हैं किसी वेव में जो आ रहे हैं उनकी एनर्जी जो होगी वो हमेशा सेम होगी। अगर वेव की फ्रीक्वेंसी एफ है तो फोटोन्स जितने भी हैं उस वेव में उन सभी फोटोन्स की एनर्जी, हर एक फोटोन की एनर्जी h इंटू एफ ही होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ठीक है। तो यहां तक की बेसिक थ्योरी है जो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब थोड़ी सी चर्चा मुझे आप लोगों के साथ करनी है इंटेंसिटी की। किसकी बेटा, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होती है, ठीक है। हम जो यहां यूज करेंगे इंटेंसिटी वो क्या है वो समझ लेते हैं अपन लोग, ठीक है। इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया। क्या मतलब होता है, आई को हम दिखा देते हैं बेटा, एनर्जी पर यूनिट एरिया से, ठीक है। एनर्जी जो पर यूनिट एरिया पे आ रही है, एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कि कितनी एनर्जी कितने एरिया पे गिर रही है। अगर मैं इसको इंटेंसिटी पर यूनिट टाइम लिखना चाहता हूं, मतलब कि इन 1 सेकंड, अगर मैं इसको आई को ये बोल दूं कि ये है एनर्जी जो पर यूनिट एरिया पे 1 सेकंड में आ रही है। आई क्या है, अभी तो देखो मैंने आई का आपको जो डेफिनेशन बताया वो है एनर्जी पर यूनिट एरिया की, यूनिट एरिया पे कितनी एनर्जी आ रही है, ठीक है। अगर ये सारी एनर्जी 1 सेकंड में गिर रही है, कितने सेकंड में, इन 1 सेकंड, क्योंकि हमारे जो सवाल होंगे, हमारे जो क्या होंगे बेटा सवाल होंगे वो 1 सेकंड के लिए ही कंसीडर किए जाएंगे और टी टाइम में वो बदल जाएगी, ठीक है। तो इंटेंसिटी को आप लोग अब ऐसे लिखेंगे कि 1 सेकंड में किसी एरिया पे कितनी एनर्जी आ रही है, वो इंटेंसिटी है। 1 सेकंड में किसी पर्टिकुलर सरफेस के किसी पर्टिकुलर एरिया पे कितनी एनर्जी आ रही है, उसे हम क्या कहेंगे, इंटेंसिटी कहेंगे, आई। क्या है बेटा इंटेंसिटी, 1 सेकंड में कितनी एनर्जी आ रही है, ठीक है। जैसे मान लो कि आपको एक सरफेस दे रखी है, ठीक है। क्लियर है यहां तक की बात सभी लोगों को। ये मतलब एक स्क्वायर प्लेट मान लो, इस स्क्वायर प्लेट का ये 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है, साइड 2 मीटर, स्क्वायर प्लेट है तो ऑब्वियसली साइड सेम होगी। इस पे बेटा रेडिएशंस गिर रहे हैं, क्या गिर रहे हैं, रेडिएशंस इस पे गिर रहे हैं, ठीक है। सुनना जरा ध्यान से, अगर मुझसे पूछा जाए कि लाइट जो आ रही है ना उसकी इंटेंसिटी है आई, इंटेंसिटी कितनी है, आई है लाइट की, इंटेंसिटी है आई, ठीक है। इंटेंसिटी का अभी बेसिक मीनिंग ही बताऊंगा। लाइट की इंटेंसिटी आपको दे रखी है आई, तो आपसे पूछा जाएगा कि एनर्जी जो इस प्लेट पे गिर रही है वो कितनी है, एनर्जी इन 1 सेकंड जो गिर रही है वो कितनी है। इंटेंसिटी का मतलब यही होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पे जो गिर रही है 1 सेकंड में। क्या है इंटेंसिटी, एनर्जी एट पर यूनिट एरिया इन 1 सेकंड, एनर्जी एट पर यूनिट एरिया इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में किसी एरिया पे गिरने वाली एनर्जी को हम इंटेंसिटी कहते हैं। हमें क्या बोला, हमें बोला यार एक 2x2 की एक प्लेट है, उस पर कुछ लाइट आ रही है, उसकी इंटेंसिटी हमें पता है आई, हमसे पूछा गया एनर्जी 1 सेकंड में, ठीक है। तो हमें पता है कि 1 सेकंड में जो एनर्जी आ रही है उसे ही तो इंटेंसिटी कहते हैं यूनिट एरिया पे। तो यूनिट एरिया पे जो एनर्जी आ रही है 1 सेकंड में वो है आई। तो 2x2 वाली प्लेट के एरिया पे कितनी आएगी, 4i, क्योंकि एरिया से मल्टीप्लाई कर दो 1 सेकंड में, बस खत्म। अरे एनर्जी जो फॉल हो रही है, एनर्जी इन 1 सेकंड, कहीं पे भी जो फॉल कर रही है वो कितनी हो जाएगी, इंटेंसिटी इंटू एरिया, आई इंटू ए, यही होगी ना 1 सेकंड में। अरे 1 सेकंड में जो एनर्जी आ रही होगी, देखो
आई जो है वो है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ऐसे समझो इसको, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया इन 1 सेकंड। ये है एक सेकंड में गिरने वाली, किसी यूनिट एरिया पे गिरने वाली एनर्जी है, एक सेकंड में किसी यूनिट एरिया पे गिरने वाली एनर्जी है, ठीक है। तो हमसे पूछा जाए कि एक सेकंड में किसी 2x2 वाली प्लेट के एरिया पे कितनी गिरेगी, भाई एक सेकंड में यूनिट एरिया पे गिर रही है आई, तो 2x2 वाली प्लेट पे गिरेगी 4i के एरिया से मल्टीप्लाई कर दो एक सेकंड में, है ना। और टी टाइम में कितनी गिरेगी, भाई एक सेकंड में गिर रही है आई इंटू ए, तो टी टाइम में गिर जाएगी आई इंटू ए इंटू टी, कितनी गिर जाएगी, आई इंटू ए इंटू टी, ठीक है। तो मैं इसको अब थोड़ा सा अच्छे से लिखवा देता हूं आप सभी लोगों को, ठीक है। ये तो बस आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देने के लिए मैंने बताया था, इसको लिख लेते हैं भाई लोगों, सभी के सभी अपनी नोटबुक वोटबुक लेके बैठे हैं। आई एम जस्ट होपिंग, क्योंकि आप लोगों को अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है। आई क्या है बेटा, आई को हम बोलते हैं एनर्जी पर यूनिट एरिया इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में यूनिट एरिया पे गिरने वाली एनर्जी है आई, इसे ही कहते हैं हम लोग इंटेंसिटी, ठीक है। तो यूनिट एरिया पे जो एनर्जी गिर रही है एक सेकंड में वो है आई, तो किसी ए एरिया पे कितनी गिरेगी, आई इंटू ए एक सेकंड में। और टी टाइम में पूछे तो एक सेकंड में गिर रही है ए एरिया पे आई इंटू ए, तो टी टाइम में कितनी गिरेगी, आई इंटू ए इंटू टी। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इस पे हमें एक न्यूमेरिकल भी करना है, ठीक है। अब इंटेंसिटी का बेसिक मीनिंग जो होता है ना, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं बेटा, वो होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स। क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ फोटॉन्स, टोटल कितने आ रहे हैं, इस चीज को याद रखना है आप लोगों को। इंटेंसिटी का जो बेसिक मीनिंग होता है ना, आम भाषा में अगर मैं आपको इंटेंसिटी को समझाने की कोशिश करूं तो दैट मीनिंग इज टोटल नंबर ऑफ फोटॉन। जैसे इंटेंसिटी आई का मतलब है पर यूनिट एरिया पे एक सेकंड में कितनी एनर्जी आ रही है, सुनना ध्यान से, एक सेकंड में पर यूनिट एरिया पे कितनी एनर्जी आ रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं कहता हूं कि एक वेव है जिसकी इंटेंसिटी आई और दूसरी वेव है जिसकी इंटेंसिटी है 2i, समझना अब इस बात को, एक वेव है जिसकी इंटेंसिटी है आई, ठीक है, और दूसरी वेव है जिसकी इंटेंसिटी है 2 टाइम्स आई। तो आप समझोगे कि सर इसका मतलब है कि एक सेकंड में यूनिट एरिया पे आई एनर्जी आ रही है, इसका मतलब है एक सेकंड में यूनिट एरिया पे 2i एनर्जी आ रही है। अब मैं पूछूं इसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं वो किस में ज्यादा होंगे, भाई देखो सिंपल सी बात है, एनर्जी लेके कौन आ रहा है, ये यूनिट एरिया पे जो गिरने वाली एनर्जी है एक सेकंड में लेके कौन आ रहा है, फोटॉन्स। कौन लेके आ रहे हैं, फोटॉन्स, ठीक है। यहां पे नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हैं, कितने हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स, निकाल सकते हो क्या, अरे नंबर ऑफ फोटॉन्स निकाल सकते हो क्या, चलो एक सवाल से हम लोग निकाल लेंगे, उसे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमें इतना पता है कि अगर एक सेकंड में एनर्जी आ रही है आई, है ना, और सेम फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ कुछ चेंज नहीं किया हमने, रेडिएशन है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ाई। इंटेंसिटी का मतलब है पर यूनिट एरिया पे गिरने वाली एनर्जी। एनर्जी कौन लेके आते हैं, फोटोन, तो आपने नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दिए, बस ये बात है। मैंने क्यों बोला नंबर ऑफ फोटॉन से बेटा ये इंटेंसिटी का मीनिंग, क्योंकि देखो अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, इंटेंसिटी का मतलब है कि आप यूनिट एरिया पे गिरने वाली एनर्जी को बढ़ा रहे हो, और एनर्जी कौन लेके आते हैं, फोटॉन्स, मतलब आपने फोटॉन्स के नंबर बढ़ा दिए हैं, मतलब आपने फोटॉन्स के नंबर बढ़ा दिए हैं। अब नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे निकालते हैं ये बता देता हूं मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू। कई बार पूछा भी गया है, वैसे तो ये जेईई में भी पूछा जाता है, बट आई हैव एन एग्जांपल जिसके थ्रू अपन लोग ये कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ये छोटी सी एक यहाँ पे मिस्टेक है, 1 लिखा हुआ, इसको आई कर लेना, दिस इज आई, ठीक है, आई इंटेंसिटी। अब सुनो देखो सवाल को, बीम ऑफ लाइट, अब समझ में आ रहा है ना, बीम ऑफ लाइट हैविंग वेवलेंथ लैम्डा, देखो एक बीम है, मतलब लाइट का बीम है, उसकी वेवलेंथ दे रखी है लैम्डा और इंटेंसिटी दे रखी है आई। ये नॉर्मली फॉल करता है किसी एरिया पे, मतलब परपेंडिकुलरली आता है किसी एरिया पे ए, जिसका एरिया है ए, प्लेट है कोई, उसका एरिया मान लो ए है ना, और ये जो सरफेस है वो क्लीन है। देन फाइंड आउट नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट ऑन द सरफेस, कि कितने फोटोन आए होंगे सरफेस पे, ठीक है, सिंपल है एकदम। अच्छा समझते हैं अब इस चीज को, बेटा देखो कोई बीम है, ये अपन लोग ले लेते हैं कोई प्लेट, इसका अपन को सरफेस एरिया दे रखा है ए, इस पे कोई लाइट बीम आ रही है जिसकी वेवलेंथ हमें पता है लैम्डा है ना, और इंटेंसिटी हमें पता है आई है, इंटेंसिटी हमें क्या पता है, आई है। अब देखो कैसे करेंगे इस सवाल को, भाई आई क्या है, आई है एनर्जी पर यूनिट एरिया इन 1 सेकेंड, ठीक है, इन 1 सेकेंड, यहाँ क्या टाइम का तो दे ही नहीं रखा, तो आप 1 सेकेंड में कंसीडर कर सकते हो, ठीक, एनर्जी पर यूनिट एरिया इन 1 सेकेंड, ठीक है, ये है आई, इंटेंसिटी का मीनिंग है ये, ठीक है। हमें नंबर ऑफ फोटोन निकालने, तो
टोटल एनर्जी ऑन एरिया ए इन 1 सेकेंड। सोच के बताओ कितनी होगी, सोच के बताओ कितनी होगी भाई। अगर यूनिट एरिया पे एनर्जी आ रही है आई, तो ए एरिया पे कितनी आएगी, आई ए। सिंपल सी बात है, अगर यूनिट एरिया पे एनर्जी आ रही है आई, इंटेंसिटी का मतलब ये होता है यूनिट एरिया पे 1 सेकंड में आने वाली एनर्जी, वो है आई। तो ए एरिया हमें प्लेट का देखा, तो इस पे कितनी एनर्जी गिरी, आई ए। ठीक है, कितनी एनर्जी गिरी बेटा, आई ए। बहुत बढ़िया, 1 सेकंड में। अच्छा, ये एनर्जी जो आ रही है इसे लेके कौन आ रहा है, फोटोन। कौन लेके आ रहा है, फोटोन। ठीक है, मैंने माना कि इसमें एन नंबर ऑफ फोटोन्स आ रहे हैं, एन फोटोन्स आ रहे हैं, मतलब जो लाइट की बीम आ रही है ना, मैंने इसमें मान लिया एन फोटोन आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं, एन फोटोन। तो जो इस ए एरिया पे एनर्जी गिर रही है आई ए, ये सारी की सारी एनर्जी एन फोटोन ही लेकर आ रहे हैं। यानी कि जो एन फोटोन की एनर्जी होगी 1 सेकंड में, वही एनर्जी होगी जो इस ए एरिया पे 1 सेकंड में आ रही है, और वो एनर्जी आई ए है। एन फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एन फोटोन की एनर्जी होती है एक की कितनी होती है, एच सी अपॉन लैम्डा। अगर लैम्डा दिया हुआ है तो इस एन से मल्टीप्लाई कर दो। अरे एक की पता है एन के निकालने, एन से मल्टीप्लाई कर दो, इसको बराबर कर दो। क्यों बराबर किया है, क्योंकि आई ए ये 1 सेकंड में ए एरिया पे आने वाली एनर्जी, और ये एनर्जी लेके कौन आ रहा भाई, मेरे एन नंबर ऑफ फोटोन ला रहे हैं। यहां से तेरे को एन की वैल्यू मिल जाएगी, नंबर ऑफ फोटोन्स मिल गए। 1 सेकंड में कितने आ रहे हैं बेटा, आई ए लैम्डा अपॉन एच सी। कितने आ रहे हैं बेटा, आई ए लैम्डा अपॉन एच सी। ठीक है, ये नंबर ऑफ फोटोन्स का फॉर्मूला है, याद रख सकते हो ऐसे। खैर कोई इसमें याद रखने वाली बात नहीं, कॉन्सेप्ट मैंने समझा ही दिया है। एक प्लेट है, ठीक है, उसके यूनिट एरिया पे जो एनर्जी आई है उसे कह रहे हैं आई। 1 सेकंड में यूनिट एरिया पे जो एनर्जी आई उसे कह रहे हैं हम आई। ठीक है सर। अच्छा, एरिया पे कितनी आएगी, अब यूनिट पे आई आ रही है तो एरिया पे आई ए आएगी, मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा यूनिटरी मेथड है ये तो। अच्छा, उसके बाद भाई हमसे पूछा गया है कि इस जो बीम आ रही है इसमें फोटोन कितने होंगे। अब हमें पता है जब एनर्जी इतनी आ रही है 1 सेकंड में, तो इस एनर्जी को लेके तो फोटोन ही आ रहे हैं मेरे भाई। जब फोटोन ही लेके आ रहे हैं इस एनर्जी को, तो भैया एक फोटोन की पता है, मैंने माना एन फोटोन आ रहे हैं, तो एन फोटोन की एनर्जी इतनी होगी, और यही एनर्जी इसके बराबर होगी, क्योंकि इस एनर्जी को लेके तो यही आए हैं, और तो कोई एक्सटर्नल सोर्स है नहीं। बस खत्म, यहीं पे बात खत्म हो जाती है। नंबर ऑफ फोटोन्स आ गए अपने पास में। आगे कि नहीं आगे, अरे आगे कि नहीं आगे मेरे भाई। ठीक है, अब एक रिलेटिवली छोटी यूनिट है, उसकी चर्चा कर लेते हैं, आगे मॉडर्न फिजिक्स में काफी काम आएगा आप लोगों के। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एमिशन पे आ गया मैं, ठीक है, पीछे ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। एच सी अपॉन लैम्डा वाली टर्म है ना, उसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं इसको। हाँ ठीक है, ये चीज, ये तो आपको पता ही चल गया है। ठीक है, एक छोटी सी बात लिखवाने वाला हूं कि जो ई है ना, एनर्जी ऑफ अ फोटोन, जो मैंने यहाँ लिखवाया हुआ एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक है, एच सी अपॉन लैम्डा। अगर आप एच और सी की वैल्यू रखोगे, किसकी, एच और सी की, 6.62 इंटू 10 टू पावर -34, और सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू पावर 8, ठीक है, ये रखोगे तो आपके पास में ऊपर एक कांस्टेंट आएगा, नीचे जो है डायरेक्ट लैम्डा बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बेटा, फिजिक्स में जो मॉडर्न फिजिक्स है, छोटे पार्टिकल्स की जो फिजिक्स है, इसमें हम लोग एनर्जी की एक रिलेटिवली छोटी यूनिट यूज में लेते हैं, जो मैं यहाँ लिखवा भी देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, जो एनर्जी की यूनिट यूज में लेते हैं ना, उस यूनिट के बारे में मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है भाई, उस यूनिट का नाम होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसे हम ईवी से दिखाएं, केमिस्ट्री में शायद आपने पढ़ भी लिया होगा। इसका मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब उसे 1 वोल्ट से एक्सेलरेट किया जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल लगा दो, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसे हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो ये जूल में जब हम देखेंगे भाई, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट की एनर्जी देनी है। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट की एनर्जी दोगे तो भैया जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी Q इंटू वी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्टेज जो हमने लगाया है। चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन का, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। ठीक है, और कितना पोटेंशियल लगा है, 1 वोल्ट का, तो ये आ जाएगी बेटा अपने पास जूल में। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 जूल। देखो कितनी छोटी यूनिट है, सबसे छोटी हो गई एनर्जी की। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 जूल। तो आपको ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है याद होना चाहिए। अच्छा, अब हमें ये बहुत ज्यादा यूज करनी है, मैं बता देता हूं आप लोगों को। तो मैं यहाँ पे बेटा आप लोगों को लिखवा रहा हूं, क्या लिखवा रहा हूं कि अगर आप लोगों को सुनना ध्यान से, चलो यही लिखवा देता हूं। ये तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया।
अगर आप लोगों को एनर्जी लिखनी है, बहुत यूज आएगा बेटा ये अगले चैप्टर में भी, उससे अगले में भी, ठीक है। तो hc अपॉन लैम्डा आपको लिखना है, तो E की वैल्यू ना आप डायरेक्ट याद रख लो, कितना 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा, और लैम्डा को लिखना है एंगस्ट्रॉम में, और ये जो एनर्जी आएगी ना ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। मतलब यह है कि अगर आप एनर्जी को, या ऐसे लिख लो यहां पे कि अगर आप एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख रहे हैं, किसमें लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो बेटा आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना है 12400 अपॉन लैम्डा। मतलब आपको बहुत hc की वैल्यू हर एक सवाल में यार क्यों रखोगे आप, आनी वही है, h इंटू सी कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही आनी है। तो hc की वैल्यू आपको 12400 याद रखनी है, कहीं पे 12420 लिखी हुई मिलेगी, 30 लिखी हुई, उसका फर्क नहीं पड़ना है। E अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, और आपको इस चैप्टर में एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही मिलेगी मेरे बेटे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा कर देना, लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में रखना है। अगर आप यहां पे लैम्डा एंगस्ट्रॉम में रखते हैं तो ये जो एनर्जी आएगी ना आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। या आपको लैम्डा निकालने को बोल दे तो 12400 रखो, इधर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी रखो, आपके पास में लैम्डा आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में। अब इससे भी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको इसको किस में लिखना हो बेटा, अगर आपको इसको लिखना हो किसमें, नैनोमीटर में, तो E बराबर आ जाएगा 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा, लैम्डा बेटा यहाँ पे नैनोमीटर में है, याद रखना है ना, और एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ठीक है। एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो 1240 में लैम्डा का भाग दे दो, लैम्डा को नैनोमीटर में रखना है, ठीक है। लैम्डा यहाँ पे जो है वो नैनोमीटर में है, मतलब ऑलरेडी 10 की पावर -90 से मल्टीप्लाइड है। वो सवाल जब करेंगे तो याद आ जाएगा, बट दिस इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं चाहता हूं कैलकुलेशन में आपका टाइम बचाए और उस टाइम को आप बाकी जगह पे यूज कर पाए, ठीक है, यूटिलाइज कर पाए। ये सारी चीजें नोट करते हुए चलो बेटा, अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होने वाला है, और बहुत ही सिंपल सी कहानी है, उसमें कोई ज्यादा माथा पच्ची वाली चीज है नहीं, आएगा और ले जाएगा, बस ये सिंपल सी चीज है, ठीक है। चलिए जी, ये लाइन ऐसी खिंचवा दी तुमने यार। आ जाओ भाई, इलेक्ट्रॉन इमिशन पे आ जाते हैं। सवाल वाल हो गए, इंटेंसिटी हो गई अपनी, है ना, बढ़िया से अपन ने सारी चीजें पढ़ ली हैं। इलेक्ट्रॉन एमिशन, यार देखो एक छोटी सी बात है बस इसमें, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसलिए सिंपल है क्योंकि आपको कुछ याद ही नहीं रखना है इसमें। 2 लाइन है, 2 लाइनों में आपका काम खत्म है। सुनो ध्यान से क्या लाइन है। इलेक्ट्रॉन इमिशन ना, मतलब आप किसी मेटल से, अब यार देखो आसान तो मेटल से ही निकालना है क्योंकि ये कंडक्टर है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एम्पल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने पास है ना मेटल में, तो कंडक्टर से निकालना आसान होगा, तो हम यहाँ मेटल की ही चर्चा करेंगे। भाई एक नॉन कंडक्टर से या एक इंसुलेटर से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना तो बहुत भारी काम हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है ना, जहां फ्री होंगे वहां से निकालना आसान होगा। तो इलेक्ट्रॉन जो बहुत सारे तरीके से निकाला जा सकता है, कि मैं किसी मेटल को हीट कर दूं बेसिकली। सुनो ध्यान से, यहाँ पे मान लो एक मेटल की मेरे पास में प्लेट है, ऐसे समझो आप, ठीक है, ठीक है, ऐसे एक मेटल समझ लो आप लोग, ऐसे कोई मेरे पास में एक मेटल ब्लॉक है, ठीक है, अभी समझना मजा आएगा पूरा, ठीक है। ये कोई मेटल ब्लॉक है, लिख भी देता हूं। अब इस मेटल ब्लॉक में सुनना जरा ध्यान से, ये जो मेटल ब्लॉक है इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे एटम्स है, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ना अगर मुझे यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, आप ऐसा मानो यहाँ पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, इनको मैं फ्री इलेक्ट्रॉन से दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी अपने आप तो बाहर आएंगे नहीं, कोई ना कोई कारण होगा जिससे बाहर आए, ठीक है, नहीं तो ये अंदर ही अंदर अपना रिवॉल्व करते रहेंगे, ठीक। अगर मैं कहूं कि मुझे इन्हें बाहर निकालना है तो मुझे कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर ये स्टिल मेटल में है तो इनकी टोटल एनर्जी नेगेटिव है। नेगेटिव एनर्जी का मतलब होता है ये अट्रैक्टेड है किसी न किसी न्यूक्लियाई से, किसी न किसी पॉजिटिव आयन से, ठीक है, कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड है, इसलिए मेटल के अंदर है। अगर मुझे इन्हें बाहर निकालना है तो मुझे वो बंधन तोड़ना पड़ेगा जिस बंधन से अट्रैक्टेड है, जिस फोर्स से ये अट्रैक्टेड है उस फोर्स को तोड़ना पड़ेगा, मतलब मुझे इनको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। और मैं अगर इनको एनर्जी दे दूंगा और वो एनर्जी अगर सफिशिएंट हुई इनके बंधन को तोड़ने की, और फिर ये जो कोलिजन करेंगे, टक्कर मारेंगे इधर उधर, उन कोलिजन को ओवरकम करने की, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है। इलेक्ट्रॉन बाहर कब आ सकता है, पहले इस कहानी को समझते हैं। इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या है इसको समझने से पहले इलेक्ट्रॉन इमिशन हो कब सकता है ये समझ। इमिशन का मतलब ये इलेक्ट्रॉन का मेटल सरफेस से बाहर आना, बस और कुछ नहीं। इलेक्ट्रॉन का मेटल सरफेस से बाहर आना ये है क्या, एक सिंपल इलेक्ट्रॉन इमिशन प्रोसेस। कैसे आ सकता है भाई, किसी भी मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बॉन्ड से बंधा हुआ है, चाहे वो न्यूक्लियस का फोर्स हो, चाहे वो पॉजिटिव आयन का फोर्स हो, है ना, कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी फोर्स के इन्फ्लुएंस में है।
अगर उसे मुझे बाहर निकालना है, और बाहर निकलने के बाद मतलब उस फोर्स के टूटने के बाद, पहले तो हम एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन को कि भाई इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, और वो एनर्जी मिलते के साथ ही क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, भाई सबसे पहले तो उसका अपना जो फोर्स है वो ओवरकम होगा, कि भाई इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला जो हमने फोर्स दिया, हमने एनर्जी दी, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, जिसकी वजह से वो अपने एटम वेटम को छोड़ के जा रहा है। ठीक है, यही प्रोसेस होता है। अब वो जब किसी पर्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर चुका है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी तो है, और रास्ता खाली भी नहीं है, वो इधर उधर टक्कर भी करेगा, कोलाइड भी करेगा, है ना, तो वहां भी एनर्जी लूज करेगा वो। तो आफ्टर गेटिंग ओवरकम ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको और भी कोलिजन करनी है। तो पहले तो वो ओवरकम किया अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, जिससे भी उसका अट्रैक्शन था उस फोर्स को, उसके बाद उसने कोलिजन करी। अब भी अगर उसके पास एनर्जी तो वो बाहर आ जाएगा, नहीं तो फिर वो पता ही है तुम लोगों को, मामला ठप है एकदम। ठीक है, तो कई इलेक्ट्रॉन होते हैं कि भाई बंधन को तो तोड़ देते हैं, लेकिन टक्कर कर करके वही एनर्जी उनकी खत्म हो जाती है, तो वहीं रह जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं टक्कर वक्कर कर कुरा के भी उनके पास और एनर्जी बचती है, वो बाहर आ जाते हैं। तो ये सिंपल एक इलेक्ट्रॉन इमिशन का प्रोसेस है। इलेक्ट्रॉन इमिशन का मतलब क्या है? इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस। किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन जो है उसका बेटा बाहर आ जाना। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल सिंपल सी है। अब ये बहुत तरीकों से हो सकता है, मैं इसको गर्म कर दूं तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी, मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूंगा ना, वो सब नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या पढ़ना है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब भाई इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस तो बहुत सारे तरीकों से हो सकता है। अगर ये हो रहा है बाय वर्च्यू ऑफ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी और एनर्जी, तो बेटा इसे हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब कि आपने ना कोई रेडिएशन डाले, सुनना ध्यान से, आपने कोई रेडिएशन डाले। अब रेडिएशन में क्या है? फोटोन से, फोटोन के पास क्या है? एनर्जी है। रेडिएशन में क्या है बेटा? फोटोन है, और फोटोन के पास क्या है भाई? एनर्जी है। तो आपने रेडिएशन डाली किसी मेटल सरफेस पे, तो रेडिएशन डलने के बाद अगर उस रेडिएशन में इतनी एनर्जी है, मतलब उस रेडिएशन में जो फोटोन आ रहे हैं उन फोटोन में अगर इतनी एनर्जी है, कितनी कि वो इलेक्ट्रॉन को जब जाके देंगे उस एनर्जी को, तो इलेक्ट्रॉन अपने फोर्स को ओवरकम करके, अपने जो भी कोलिजन है उनको ओवरकम करके बाहर आ रहा है। अगर बाहर आ रहा है तो इसे कह रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इजेक्शन ऑफ अ मेटल सरफेस, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस बाय वर्च्यू ऑफ लाइट ऑफ सुटेबल वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी, एक ही बात है। अगर आपकी लाइट में जो बैठे हुए फोटोन हैं उनके पास अगर इतनी एनर्जी है कि जब वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को जाके देंगे तो भैया क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी एक्स्ट्रा, तो वो बाहर अगर आ रहा है, इसे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह रहे हैं। अब इसमें एक चीज हमें याद रखनी है। क्या याद रखनी है? हमें ये चीज याद रखनी है कि एक फोटोन जो है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन से, ये हम बात करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, ठीक है, आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हेडिंग डाल सकते हो। एक फोटोन जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा? इंटरेक्ट करेगा। इंटरेक्शन जो होगा, मतलब एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी दे सकता है। फोटोन आया, उसने चूज कर लिया मैं इसको दूंगा, तो भैया मैं इसको जाके सारी एनर्जी दे दे रहा हूं। उसके अलावा फोटोन जो है वो अपने पास कुछ एनर्जी बचाएगा नहीं, सारी की सारी एनर्जी जो है फोटोन की वो इलेक्ट्रॉन पे चली जाएगी। ठीक है, तो एनर्जी, कंप्लीट एनर्जी बोल देंगे इसको, कंप्लीट एनर्जी ऑफ फोटोन is transferred to इलेक्ट्रॉन। जो फोटोन है उसकी कंप्लीट एनर्जी किसको ट्रांसफर हो जाएगी बेटा? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो जाएगी। सुन लो जरा ध्यान से, जो फोटोन है, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? हिंदी में बोल रहा हूं बिल्कुल साफ।
और जितनी भी एनर्जी फोटोन लेके आ रहा है वो सारी इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी। अगर वो सफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन के बाहर आने के लिए तो आ जाएगा, तो उसे हम कह देंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नहीं है तो नहीं आ पाएगा भाई, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा अब यहां तक की बात हमें समझ में आ गई। थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ नाम सुने सुने लग रहे होंगे, इन पे डेफिनेशंस पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखो यार, एक जो फोटोन है उसकी एनर्जी इतनी होती है HF फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, ठीक है, और वेवलेंथ के टर्म्स में होती है, फोटोन की एनर्जी बोल रहा हूं मैं, hc/λ। ठीक है, ठीक है। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये डेफिनेशन है, याद रखना है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, minimum frequency of radiation for which an electron comes, या ऐसा मान लो मिनिमम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट occurs। ऑकर्स लिख देते हैं यहां पे। क्या है इसका मतलब, सुनना जरा ध्यान से। मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाए उसे कहते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ऐसे भी समझ लो इसको कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो रिक्वायर्ड हो किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसका मतलब वही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हो जाना। क्या बेटा, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है ना रेडिएशन की, मतलब जो फोटोन आ रहे हैं, रेडिएशन में कौन आ रहे हैं, फोटोन आ रहे हैं, वो फोटोन की जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी जिसपे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा उसे कह रहे हैं हम थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है बेटा, मतलब थ्रेशोल्ड का मतलब है एक बैरियर है, ठीक है, इससे ऊपर, मतलब इस फ्रीक्वेंसी से ऊपर, इसको FTH लिख देता हूं मैं, ठीक है, FTH का मतलब है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। भाई अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन आपने डाला है किसी भी मेटल पर, तो भैया उससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा, मतलब कि कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन तो बाहर आएगा ही आएगा, सिंपल सी बात है। इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी के डालोगे तो आएगा ही आएगा, लेकिन इससे कम पे नहीं आएगा। ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी है जिसपे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है। इससे छोटी ऐसी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होगी जिसपे इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, सिंपल है। अब एनर्जी जो है वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमें तो एनर्जी ही देनी है ना जाके, किसको, इलेक्ट्रॉन को। वहां मिनिमम एनर्जी दे रहे थे हम, मिनिमम एनर्जी के लिए हमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी करनी पड़ी, यहां भी हम मिनिमम एनर्जी दे रहे हैं, उसके लिए हमें लैम्बडा मैक्सिमम करना पड़ेगा। तो ये मैक्सिमम वेवलेंथ है फॉर विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑकर्स। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑकर्स, ठीक है। क्या है बेटा, ये मैक्सिमम वेवलेंथ है। अरे भाई देखो, अगर आपको किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मेटल से, तो उसको मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। अब उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी के लिए जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, और जो वेवलेंथ है उसे हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कह रहे हैं। अगर एनर्जी मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी, और एनर्जी मिनिमम है तो भैया वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, सिंपल सी बात है। यानी कि ये मैक्सिमम वेवलेंथ है जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, इससे बड़ी किसी वेवलेंथ पे नहीं होगा। छोटी पे होगा सब पे, बस बड़ी पे किसी पे नहीं होगा, ठीक है। याद रखना ये एनर्जी जो है ये मिनिमम होगी, ठीक है, किसके लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। मतलब ये मिनिमम एनर्जी है जिसपे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, ये मिनिमम एनर्जी जिसपे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, इससे कम एनर्जी पे नहीं हो सकता, ये मिनिमम एनर्जी ऑलरेडी। तो ये दो डेफिनेशन है, कई बार पूछी जाती है एक एक नंबर की, या तो दोनों ही लिखाना, मैं तो कह रहा हूं और करके, ऐसे बहुत प्यार से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यार एक इंपॉर्टेंट चीज, वो क्या, वो ये है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तो हमने पढ़ लिया, अच्छा ठीक है। अब ना मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। मिनिमम एनर्जी क्या होती है बेटा, रिक्वायर्ड होती है किसी पर्टिकुलर फोटोन इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए, ये बात तो पक्की है ना, सुनना ध्यान से। उसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं, हेडिंग डाल लो सभी लोग, वर्क फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसकी डेफिनेशन तो मतलब पता नहीं कितने बार पूछी जा चुकी है। वर्क फंक्शन क्या होता है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to eject an electron out of metal surface। अब ये मिनिमम एनर्जी किसकी होगी बेटा? ऑब्वियसली फोटोन की। यहां लिख भी देता हूं, ऑफ फोटोन। किसकी एनर्जी है? मेरी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, फोटोन की एनर्जी होगी। ठीक है। वर्क फंक्शन क्या है बेटा? एक बहुत ही प्यारी चीज है कि अगर आपको किसी मेटल सरफेस से क्या करना है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो भाई आपको कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। ये नहीं कि हर एक एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन बाहर ही आ जाएगा, कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी जिसपे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जस्ट स्टार्ट होगा। उससे ज्यादा पे तो आएगा ही आएगा कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन, बट मिनिमम पे जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उस एनर्जी को कहते हैं वर्क फंक्शन। उस एनर्जी को क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। और इस वर्क फंक्शन को हम लोग फाई से दिखाते हैं। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? ई मिनिमम। क्या हो जाएगा? ई मिनिमम। ये मिनिमम एनर्जी है बेटा। फाई बराबर क्या हो जाएगा? ई मिनिमम। ये मिनिमम एनर्जी जिसपे इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है। और ई मिनिमम तो अभी अभी पढ़ा है हमने, कितना होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ई मिनिमम? एच एफ मिनिमम, या एफ थ्रेशोल्ड लिख दो इसको, एच एफ थ्रेशोल्ड। ठीक है, या इसको हम एच सी अपॉन लैम्बडा थ्रेशोल्ड लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा? है ना? अब ये फॉर्मूला बहुत यूज आएगा, फाई इज इक्वल टू एच एफ थ्रेशोल्ड। एनसीईआरटी में न्यू से दिखाया हुआ है इसे, बट मैं काफी सालों से एफ से ही पढ़ा रहा हूं। फ्रीक्वेंसी एफ से स्टार्ट होती है तो एफ से ही अपन लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबको समझ में आ गया भाई? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ मेटल सरफेस। और मिनिमम एनर्जी हमने अभी भी पढ़ी है, वो होती है एच इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अभी भी तो पढ़ी है। तो मिनिमम एनर्जी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन, उसका नाम रख दिया वर्क फंक्शन। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात? अच्छा, अब आ जाते हैं भैया आइंस्टीन की रेवोल्यूशनरी चमत्कारी इक्वेशन पे। ठीक है, किस पे आ जाते हैं? चमत्कारी इक्वेशन पे। सुनना ध्यान से। चमत्कार को ही नमस्कार है भाई। ये तो बन गया मेटल बॉक्स, बन गया एक, मतलब मेटल है समझ लो, कोई मेटल सरफेस है, दिखाई दे रही है आप लोगों को। इस पे मान लो मैंने कोई रेडिएशन डाली रेडिएशन, इस रेडिएशन में फोटोन्स आ रहे हैं। इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं हम एफ। क्या मान लेते हैं? एफ। ठीक है, अब सुनना, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है एफ, तो एनर्जी ऑफ रेडिएशन कितनी हो गई? एनर्जी जो आ रही है रेडिएशन में, एनर्जी ऑफ फोटोन लिख देते हैं। चलो भाई, एक फोटोन की एनर्जी कितनी हो गई? एच एफ। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी एफ है रेडिएशन की, तो फोटोन की एनर्जी एच एफ हो गई। वेवलेंथ दे रखी होती लैम्बडा, तो हम बोल देते एच सी अपॉन लैम्बडा होगी एनर्जी, कोई दिक्कत नहीं। अब ये मैं मान लेता हूं कि ये जो एफ है ना, जो एफ है वो एफ ग्रेटर देन है एफ नॉट से। एफ नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली आपने वेव डाली, तो भाई फ्रीक्वेंसी की तो प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी, मतलब आपने ज्यादा एनर्जी डाली है। ठीक है, अब इस मेटल में, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, आगे कहानी बहुत प्यार से समझ में आ जाएगी। इस मेटल में लाखों करोड़ों फ्री इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। ठीक है, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन एक ही एनर्जी पे बाहर आ जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन सबसे मिनिमम पे जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है उस एनर्जी को मैं कहूंगा वर्क फंक्शन। अरे सबसे मिनिमम पे भी कोई ना कोई आएगा, मतलब मान लीजिए, अभी समझा देता हूं मैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडी भी पढ़ेंगे अभी हम लोग। भाई एफ अपनी फ्रीक्वेंसी थी, किसकी फ्रीक्वेंसी थी? फोटोन की, तो उसकी एनर्जी होगी एच एफ। ठीक है, अब मैंने माना कि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो इसने उस इलेक्ट्रॉन को चूज किया, फोटोन ने, जिसकी एनर्जी एच एफ है, इसने उस इलेक्ट्रॉन को चूज किया जो सबसे वीकली बाउंड था, यानी कि जिसको बस जाके आपने एनर्जी दी और वो निकल गया, बस वो क्या कर गया? निकल गया बस, और सबसे वीकली बाउंड था, तो उसको मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी। मिनिमम एनर्जी कह रहे हैं हम लोग वर्क फंक्शन। क्या कह रहे हैं? वर्क फंक्शन। तो एक इलेक्ट्रॉन था,
उस इलेक्ट्रॉन ने इस एनर्जी को लिया, ठीक है, फोटोन की एनर्जी को लिया, और हमने पहले ही कह दिया कि इलेक्ट्रॉन फोटोन की सारी एनर्जी लेगा। तो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी जो ली है वो है HF, फोटोन की सारी एनर्जी ले ली उसने, लेकिन इसको निकलने के लिए जो रिक्वायर्ड थी वो थी HF0, वर्क फंक्शन के बराबर। कितनी थी? HF0। तो भैया HF0 एनर्जी जो है इसने खर्च करी। अब देखो F अगर F0 से ज्यादा है तो HF0 ऑब्वियस सी बात है, सॉरी HF जो होगा HF0 से ज्यादा होगा, मतलब जो एनर्जी आ रही है और जो इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी थी वो एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब उसके पास कुछ एनर्जी और बची। कितनी एनर्जी बची? HF माइनस HF0। भाई इतनी आई इलेक्ट्रॉन के पास, उसमें से इतनी यूज कर ली उसने निकलने के लिए, तो बची कितनी? जैसे मान लो 10 जूल आई या 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसने यूज कर ली, तो 8 बची ना, तो HF माइनस HF0 बची। अब इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब क्या करेगा उस एनर्जी का? अब दौड़ेगा। तो ये जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास बची है इसे इलेक्ट्रॉन यूज कर लेता है किसमें? अपनी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम स्पीड। अभी सुनना ध्यान से, ये E क्या था? E था बेटा अपनी एनर्जी जो आई थी। HF जो है वो क्या है? एनर्जी जो रिसीव हुई थी, एनर्जी जो आई थी, ठीक है। HF0 क्या है? F0 है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और HF0 को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, तो ये आ गया -5 और ये आ गया हाफ mv मैक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी सुनना ध्यान से, तो एनर्जी जो आ रही है ना टोटल किसके ऊपर? किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उस एनर्जी को दो तरह से इलेक्ट्रॉन क्या करता है? यूज करता है, ठीक है। पहले तो भैया वो कुछ वर्क करता है, कहां से? सरफेस से निकलने के लिए, तो उसे हम वर्क फंक्शन कह रहे हैं, और फिर वो जो बची हुई एनर्जी उसे लेके दौड़ जाता है, जिसे हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कह रहे हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा सर ये मैक्सिमम ही क्यों लिखा? सिंपल काइनेटिक एनर्जी लिख देते। देखो बेटा उसका कुछ कारण है, उसका रीजन है, ठीक है, कि सर मैक्सिमम ही क्यों लिखा है, इसको सिंपल ऐसे ही लिख देते कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई उसका रीजन ये है, बता रहा हूं अभी आप लोगों को, कि जैसे मान लीजिए इसके ऊपर रेडिएशन आई, ठीक है, आगे रेडिएशन, अब जो रेडिएशन इसके ऊपर आई है उसकी कुछ एनर्जी है, ठीक है। अब उस एनर्जी को मैं मान लेता हूं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या मान लेता हूं बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अच्छा इधर भी वर्क फंक्शन चल रहा है क्या? इसको मान लेते हैं अपन 10 इलेक्ट्रॉन। सुनना ध्यान से, कितना मान लेते हैं बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लेते हैं, ठीक है। ये लो भाई, ये जो एनर्जी आ रही है इसको अपन मान लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यार जो वर्क फंक्शन है ना वो एक मेटल के लिए फिक्स होता है, एल्यूमिनियम के लिए फिक्स होगा, कॉपर के लिए अलग फिक्स होगा, आयरन के लिए अलग फिक्स होगा, हर एक मेटल के लिए अलग अलग होता है और फिक्स होता है। वर्क फंक्शन का मीनिंग ही यही है कि आप कोई भी रेडिएशन डालो, कोई भी रेडिएशन डालो, अगर वो रेडिएशन वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी वाली है तो गारंटी है इस बात की कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन बाहर जरूर निकलेगा। जैसे मैंने आपको इसका वर्क फंक्शन बता दिया, phi = x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने आपको बता दिया कि ये मेटल है, इस पे भैया phi जो है वो x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, या इसको मान लेता हूं मैं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सुनना ध्यान से, अभी मैंने मान लिया कि जो phi है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मैंने एक मेटल लेके आया मार्केट से, मैंने कहा कि यार इसका वर्क फंक्शन कितना है, तो भाई उन्होंने कहा कि 3 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोई भी आप रेडिएशन डालो, इससे गारंटी है कि कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन बाहर जरूर निकलेगा। वो कौन सा होगा मुझे नहीं पता। ऑब्वियसली मैं ये बोल सकता हूं कि वो वीकली बाउंड इलेक्ट्रॉन होगा, सबसे कम बॉन्ड से बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन, सबसे कम फोर्स से बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन होगा। सिंपल है एकदम। क्या कहा मैंने? मान लो आप बाजार गए, आपने लिया भाई 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन वाला कोई मेटल सरफेस ले लिया। अब उस मेटल सरफेस के वर्क फंक्शन का मीनिंग यह है कि सबसे कम एनर्जी है रिक्वायर्ड जो है, इससे ज्यादा डालोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही होगा, लेकिन इतने पे स्टार्ट हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली रेडिएशन डालोगे तो गारंटी है कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा यहां से बाहर। अगर आपने 2.99 वाली भी डाल दी ना रेडिएशन तो भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, लेकिन आपने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली डाल दी तो इस चीज की गारंटी कि कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन जरूर निकलेगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही एनर्जी खर्च करके निकल रहा है कोई इलेक्ट्रॉन, मैंने माना कि कोई इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर वो खर्च करके निकल रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही अगर वो खर्च करके निकल रहा है, तो उसने बाहर निकलने में मिनिमम एनर्जी खर्च की है। भाई साहब ये मिनिमम है,
वर्क फंक्शन, इसको मिनिमम एनर्जी कहते हैं। अगर सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च करके कोई इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बाहर, तो भैया इसका मतलब ये उसने मिनिमम एनर्जी खर्च की निकलने में। तो बची हुई एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि उसने अपने जो निकलने के लिए एनर्जी खर्च की वो मिनिमम है। अब ऐसा नहीं है कि हर इलेक्ट्रॉन ही वर्क फंक्शन पे निकल जाए, हर इलेक्ट्रॉन ही वर्क फंक्शन पे निकल जाए। भाई मान लो आपने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेडिएशन दी, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ने 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी खर्च कर दी निकलने में। भाई सारे इलेक्ट्रॉन वर्क फंक्शन पे नहीं निकलते। वर्क फंक्शन का मतलब यह है कि अगर आप इतनी एनर्जी डालोगे तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, बस ये है वर्क फंक्शन का मतलब। सारे इलेक्ट्रॉन वर्क फंक्शन पे नहीं निकलते। आपने कितनी भी ज्यादा एनर्जी डाली हो, है ना, अगर वो वर्क फंक्शन के बराबर या उससे ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इस चीज की गारंटी है। लेकिन सारे ही इलेक्ट्रॉन निकल जाए ये गारंटी नहीं है, सारे ही इलेक्ट्रॉन निकल जाए ये कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, अब सुनना, और इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से। ये तो समझ में आ गया हम लोगों को, है ना, कि भैया इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा जब हम वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी देंगे, लेकिन हर इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी पे निकल जाए जरूरी नहीं है। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, उसने 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च कर दी। जैसे मैंने कहा कि जो एनर्जी इंसिडेंट है, मैंने कहा कि जो एनर्जी इंसिडेंट है, ठीक है, इंसिडेंट है, वो है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मान लो आप, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन 2 है, इलेक्ट्रॉन 3 है, इलेक्ट्रॉन 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन है अपने पास, ठीक है। समझना अब इस बात को, जो मैंने इक्वेशन लिखी है उसे समझा रहा हूं, ठीक है। पहला इलेक्ट्रॉन बाहर आने के लिए, बाहर आने के लिए मतलब एनर्जी यहां लिख देता हूं, एनर्जी एक्सपांडेड, और यहां लिख देता हूं एनर्जी लेफ्ट, ठीक है। मतलब कितनी एनर्जी खर्च करी बाहर आने के लिए और कितनी एनर्जी बची है। पहले इलेक्ट्रॉन ने, देखो सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, मतलब सारे जो फोटोन आए उन्होंने 4 इलेक्ट्रॉन को पकड़ा, मैं मान रहा हूं फोटोन आए, उन्होंने 4 इलेक्ट्रॉन को पकड़ा, तो एक एक फोटोन चारों इलेक्ट्रॉन के पास चला गया। इसको भी 10 दे दी, इसको भी 10 दे दी, इसको भी 10 दे दी और इसको भी 10 दे दी एनर्जी, ठीक है। एक ने बाहर निकलने में खर्च करी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि वर्क फंक्शन के बराबर है, तो उसके पास एनर्जी बचेगी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि टोटल 10 थी, 3 खर्च करी, 7 बच गई। एक ने खर्च कर दी मान लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च करी तो बची भी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक ने खर्च कर दी मान लो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बची उसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और भाई एक ने खर्च कर दी मान लो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बची उसके पास में एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या तुम्हें पता है ये एनर्जी लेफ्ट है, यही तो काइनेटिक एनर्जी है, यही तो काइनेटिक एनर्जी है। किसकी काइनेटिक एनर्जी? जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो किसकी मैक्सिमम है देख ले। जो मिनिमम एनर्जी खर्च करके निकलेगा, जो वर्क फंक्शन, उससे कम तो निकलेगा ही नहीं मेरे भाई। जो वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी एक्सपेंड करके निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ उसी की एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी। बाकी सबकी उससे कम है। देख इसकी 7 है, जिसने मिनिमम एनर्जी खर्च की है, जिसने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी खर्च की है, उसकी एनर्जी क्या है, उसकी एनर्जी, जिसने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी खर्च की है, उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है 7 है, बाकी सबकी उससे कम है, ठीक है। अच्छा, अब मान लो कि कोई 5वां इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिसने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी खर्च करी निकलने में, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0, मतलब निकलते के साथ ही ठुस हो गया काम। तो इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकलेंगे उनकी एनर्जी 0 से लेके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तक हो सकती है। कितनी हो सकती है? जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टिंग आउट ऑफ मेटल, ठीक है, हैव काइनेटिक एनर्जी रेंजिंग फ्रॉम 0 to ½ mv max स्क्वायर, जिसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी कह रहे हैं। डिपेंड करेगा कि मैं निकलने में कितना खर्च कर रहा हूं। मैं निकलने में जितनी ज्यादा खर्च करूंगा, बाहर निकलने के बाद मेरे पास उतनी ही कम एनर्जी रहेगी। वर्क फंक्शन से नीचे कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। वर्क फंक्शन पे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा उसमें बाहर निकलने वाले की एनर्जी मैक्सिमम होगी, और जो लोग ज्यादा एनर्जी खर्च करते चले जाएंगे उनकी बाहर निकलने के बाद एनर्जी उतनी कम रहेगी। तो बाहर निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी की एक रेंज होती है काइनेटिक एनर्जी की, दैट इज 0 टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जो हमने इक्वेशन लिखी है, ध्यान से देखो, उस इक्वेशन में हमने सिर्फ और सिर्फ, ध्यान से देखना, वर्क फंक्शन वाले इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया। देख लो, तो E = 5, अगर वर्क फंक्शन पे कोई निकल रिया है मेरे भाई, तो उसकी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ही होगी ना, यही तो प्रूव किया है अभी। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो आई होप अभी आप लोगों को ये चीजें जो है मैंने जो भी बताई अच्छे से समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करना,
कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, है ना, 0 भी हो सकती है जो निकला है, बशर्ते उसको जितनी एनर्जी मिली सारी उसने वहीं अंदर ही अंदर टक्कर करते करते कर दी खत्म, है ना। कुछ लोग होते हैं ना कि आपने पैसे दिए फिर भी वो क्या कर रहे हैं, घर में बैठे हुए। कुछ लोग होते हैं आपने उनको पैसे दिए वो अपना बिजनेस करने लग जाते, राइट। तो वो दैट काइंड ऑफ थिंग है। जो इलेक्ट्रॉन वर्क फंक्शन पे बाहर निकलेगा भाई उसी के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। जो वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी खर्च करके बाहर निकलेंगे उनके पास इससे कम होगी, इसलिए मैंने इस इक्वेशन में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लिखा है, ठीक है। तो इसी के साथ बेटा इस पर्टिकुलर लेक्चर को खत्म करते हैं। इसमें कुछ सवाल हैं जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाऊंगा, न्यूमेरिकल्स। आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा, तो इसे मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और कुछ न्यूमेरिकल्स। थैंक यू सो मच।